नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो जैसा कि आपका 29 सितंबर को जो जेट एग्रीकल्चर का जो पेपर है उसमें एग्रीकल्चर का जो पार्ट आने वाला है, तो आज का जो अपना वीडियो है ना, ऐसे समझना सुपरवाइजर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगामी वैकेंसी है उसके लिए भी, और जो जेट का एग्जाम है मेनली जो अपना प्रॉपरली बात करूँ मैं अगर, तो अपना जो जेट का एग्जाम होने वाला है आप सभी का, तो उसमें मैंने वैसे तो तैयार तो किया था तीनों सब्जेक्ट का, जो गेस पेपर होता है तीनों सब्जेक्ट का, एग्रीकल्चर का, बायो का और केमिस्ट्री का। बट फिर मैंने सोचा उसमें मैं 40 क्वेश्चन ही ऐड कर सकता हूं, जबकि मेरे को कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, कुछ ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे कि ये प्रायोरिटी है कि इनकी ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं इनको। तो मैंने फिर ऐसे कर दिया कि उसको 3 पार्ट में कर दिया। तो एग्रीकल्चर का जो मॉडल पेपर जिस आप बोल सकते हो या गेस पेपर जिसको बोल सकते हो, जो जेट एग्जाम में अगर आप 40 में से 40 स्कोर करना चाहते हो, एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, और अगर आप चाहते हो कि 40 में से 40 स्कोर करो आप, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। उस हिसाब से मैंने तैयार किया है अकॉर्डिंग टू जेट सिलेबस, उसके लेवल के हिसाब से, उसकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके हिसाब से, उसकी जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से, उसके ऑप्शनल को ध्यान में रखते हुए सारा कुछ तैयार किया है। तो ये वीडियो आपके लिए इतने दिन पढ़ा नहीं पढ़ा पूरा कुछ रिवाइज करवा देगा, प्लस जो महत्वपूर्ण जो मैं बिंदु दे रहा हूँ आपको इसमें, जो भी एग्रीकल्चर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व आउट करने वाले हैं एंड तक, वो आपके जेट एग्जाम 2020 के लिए और सुपरवाइजर के लिए इतने ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं कि हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पेपर में भी देखने को मिल जाएं ये चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। रही बात अपनी बायो और केमिस्ट्री की जेट वालों की, तो बायोलॉजी का जो जेट का पेपर है उसमें एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कृषि जीव विज्ञान की बुक चल रही है वो वाली बुक, और जो एनसीईआरटी की बुक प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो रिपीटेड हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मिला के मैंने वीडियो तैयार कर लिया है, वो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी का जो अपना गेस पेपर है जेट के लिए वो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। बाकी रही केमिस्ट्री की, तो वो कल इवनिंग तक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एग्जाम से पहले बात हुई थी अपनी कि मैं आपको जेट एग्रीकल्चर के लिए जो तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड कराऊँ, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। तो आज अपनी बारी है एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। वैसे मैंने एग्रीकल्चर की और भी क्लासें और भी क्वेश्चंस दे दिए हैं पहले, तो जितना भी एग्रीकल्चर का जेड से रिलेटेड आपका मैटर है कि आप एक सब्जेक्ट तैयार कर लो, इतने दिन बचे नहीं है, बहुत नज़दीक है आपका एग्जाम। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो आपको 3 या 4 लिंक दूँ ना, ओनली एग्रीकल्चर के दूंगा, जिससे कि आप एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो पूरा 101% आपका प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, आप 40 से 40 मार्क के लिए तैयार हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बायोकेमिस्ट्री की मैं एग्जाम से पहले मतलब कल शाम तक ही प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो इस क्लास को एंड तक देखना। और जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखे ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह करवाए हुए हैं। जितना भी एग्रीकल्चर का जो मैटर है ना आपके जेट एग्जाम 2020 के लिए महत्वपूर्ण, उसके सारे कुछ जो भी लिंक्स है ना सारे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आपसे एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप 40 में से 40 चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अब की बार ही सीट निकालना चाहते हो, तो एक बार उनको चेकआउट करना और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आना। कोई खास हार्ड नहीं आएगा, अच्छा आएगा। बॉल पेन वगैरह वो सब वो देंगे। बाकी जेट एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड के 3 पन्ने, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, ड्रेस कोड क्या है, टाइमिंग क्या है, वो सारा कुछ, उसका भी वीडियो जो है आपके इंटरेक्शंस का वो मैंने डाल दी है कि क्या लेके जाना है। सारे जो आपके डाउट्स थे जेट एग्जाम को लेके सारा कुछ क्लियर करवा दिया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन भाइयों को भी कुछ डाउट है टाइम को लेके या क्या लेकर जाना है, जो भी है वो सारा कुछ इसमें आप देख सकते हो। बाकी एक बार मेरे कहने से जो वीडियो में दे रहा हूँ ना, वो उनको चेकआउट जरूर करना और इसको एंड तक देखना। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज की क्लास में मैं लगभग आपको 80 के लगभग पॉइंट दूंगा, ऐसे की पॉइंट्स जो वन लाइनर होते हैं, जो जेट एग्जाम के लिए रामबाण होंगे आपके। स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना है कि उमरान किस्म है, उमरान जो किस्म है वो किसकी है, जो वैरायटी है उमरान वो किसकी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेट के लिए कि उमरान जो वैरायटी है वो किसकी है। ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, वन लाइनर है, ऑप्शन दूंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इतना टाइम बचा नहीं है कि मैं आपका टाइम खराब करूं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा बस पढ़ो, और जो आपके पास भी नोट्स वगैरह हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्रीकल्चर की जो बुक्स हैं, ठीक है, कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान और कृषि जो विज्ञान है, तीनों 11th और 12th की तीनों सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं उनको एक बार ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखें, उनके पीछे जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करें, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं। उमरान किस्म है, तो उमरान जो वैरायटी है वो किसकी है, तो जो उमरान है वो बेर की है और पछेती किस्म है। किसकी है,
बेर की है, उमरान जो है बेर की है, महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना, और पछेती है, पछेती किस्म है, ठीक है, बेर की पछेती किस्म है उमरान। अब बात कर लेते हैं पछेती की, मैंने बता दिया। तो एक और है गोला, ये भी पूछ सकते हैं कि गोला वैरायटी किसकी है। तो जो गोला है ना वो भी बेर की है, पर वो क्या है, अगेती किस्म है, अगेती किस्म है। अगर बेर की किस्म से क्वेश्चन आएगा तो ये दो ही महत्वपूर्ण है कि उमरान किसकी है, तो उमरान बेर की पछेती किस्म है, और जो गोला है वो बेर की अगेती किस्म है। एक और चीज़, बेर का जो नाम है ना वो आपको सबको पता होना चाहिए, जी बस जो है, और इसका जो कुल है, बेर की जो फैमिली है ना वो बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। तो कौन सी है, रेमनेसी, 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 बेर की फैमिली क्या है, रेमनेसी। तो अपना जो पॉइंट फर्स्ट था वो क्लियर हो गया है कि उमरान और गोला दोनों बेर की है, उमरान है पछेती है, गोला अगेती है, और बेर का नाम आपको पता है, इसका जो फैमिली है रेमनेसी है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं, धान में ब्यूटाक्लोर का यूज़ कब करते हैं। जो धान आपका ओराइजा सेटाइवा जिसमें ब्यूटाक्लोर, जो ब्यूटाक्लोर का यूज़ करते हैं वो कब करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो धान की फसल में जो ब्यूटाक्लोर का यूज़ करते हैं वो कब करते हैं। तो वो कब करते हैं, 6 से 8 दिन बाद करते हैं इसके, 6 से 8 दिन। एक चीज़ यहीं पे बता दूं मैं, आपको याद आ गया कि जो 2,4-D है ना, इसकी खोज कब हुई थी। जो 2,4-D आपका जो रसायन है उसकी खोज कब हुई थी, तो 1944, याद रखना आप। 2,4-D की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, 1944 में हुई थी। नेक्स्ट जो अपना है, गेहूं में सल्फोसल्फ्यूरान की कितनी मात्रा यूज़ करते हैं। जो गेहूं की फसल है आपकी, टिटिकम एस्टिवम, जो ग्रेमनी फैमिली से है गेहूं, उसमें जो सल्फोसल्फ्यूरान सल्फ्यूरान का यूज़ करते हैं ना, उसकी मात्रा कितनी लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल में जो सल्फोसल्फ्यूरान का यूज़ करते हैं तो उसकी मात्रा कितनी लेते हैं। तो उसकी मात्रा है इसमें 25 से 50 ग्राम। ठीक है, सल्फोसल्फ्यूरान का यूज़ जो करते हैं गेहूं के भंडार में, तो कितना लेते हैं, 25 से 50 ग्राम की जो टिकिया जो होती है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम पाया जाता है, सर्वाधिक रोगों के प्रति प्रतिरोधक होती है, वो भेड़ की कौन सी नस्ल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका राइट आंसर आपको आता होगा शायद कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो वो कौन सी है, मारवाड़ी। मारवाड़ी, जो मारवाड़ी जो नस्ल है भेड़ की, वो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। इसकी खास बात क्या, रेगिस्तानी जो एरिया है, जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, उनके लिए अच्छी नस्ल है मारवाड़ी। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक लंबी दूरी या सफ़र तय करने के लिए ये अच्छी होती है। और इसका जो सबसे मुख्य लक्षण है कि वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद इसकी जो ऊन है ना, ऊन वो क्या पीली पड़ जाती है मुख्यतः। ये भी अच्छा है कि कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसकी वर्षा ऋतु के तुरंत बाद उसकी ऊन का पीला पड़ जाता, तो वो कौन सी है, मारवाड़ी। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी है, मारवाड़ी की। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो कौन सी भेड़ होती है, चोकला भेड़। सबको पता होगा, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोकला भेड़ जो सींग रहित होती है, एक चीज़ याद रखना, सींग रहित से भी आता है कि सींग रहित भेड़ की नस्ल, तो वो कौन सी है, चोकला है। और राजस्थान की जो मेरिनो है, मेरिनो क्यों कहा जाता है, इसकी जो ऊन है ना वो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की होती है, हाई क्वालिटी की होती है। और जो मेरिनो है ना उसकी भी ऊन बहुत महीन और हाई क्वालिटी की होती है, तो इसलिए चोकला को क्या बोल दिया, राजस्थान की मेरिनो बोल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ। क्लास को एंड तक देखोगे, स्किप नहीं करोगे, क्योंकि कोई सी भी लाइन, कोई सा भी शब्द आपको पेपर में मिल सकता है और अपने को रिस्क नहीं लेना है, अपने को क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि वायरस जनित पशु रोग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इनमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वायरस जनित पशु रोग है। तो मैंने ये पशु जो एनिमल डिजीज है ना, इनको बहुत अच्छे से समझा है ट्रिक से कि कौन सा जीवाणु जनित है और कौन सा वायरस जनित है, कौन सा चिचड़ी जो है टिक फीवर है, या फिर कौन सा उपापची रोग है। ये सारा कुछ बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में ट्रिक के साथ समझा है, याद रटने की जरूरत नहीं है उनको। तो वो एक बार आप देख लेना एनिमल हस्बेंड्री क्लास में। यहाँ पे अपना क्वेश्चन आया है कि वायरस जनित रोग कौन से है। तो वायरस जनित जो रोग है पशुओं के अंदर वो 2 है। कौन कौन से है वायरस जनित में, पशु प्लेग और FMD।
पशु प्लेग और FMD। पशु प्लेग को क्या बोलते हैं? रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट। और FMD को क्या बोलते हैं? फूट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका रोग, खुरपका मुंह पका रोग। इसको याद कैसे करोगे? वहाँ पे ऑप्शन देख के भूल जाते हैं, आ जाता है कि वायरस जनित रोग है, दे दिया पशु प्लेग, एंथ्रेक्स, ठीक है, FMD और ए दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे अपन क्या, जब ऑप्शंस देखते हैं ना तो अपने को याद रहता है, और अगर कंफर्म नहीं है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपन गलत पे टिक लगा देते हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे? वायरस जनित रोग कौन से हैं? जो एनिमल डिजीज़ हैं उनमें से, जो वायरस से होने वाले हैं उनमें से कौन कौन से हैं? ऐसे याद रखना कि खुरपका मुँह पका, ठीक है, खुरपका मुँह पका और पशु मर गया, खुरपका मुँह पका, ये ट्रिक याद रखना आप, ठीक है। वायरस जनित वालों की बता रहा हूँ, खुरपका मुंह पका, फिर क्या हुआ? पशु मर गया। तो खुरपका मुंह पका से तो FMD हो गया, पशु मर गया मतलब पशु प्लेग, पड़ गया या मर गया, ठीक है। खुरपका मुंह पका और पशु पड़ गया या मर गया। खुर और मुंह जब पक जाएंगे, उसके पैर जब पक जाएंगे तो पशु पड़ेगा या मरेगा, ठीक है। तो ये वायरस वाले हो गए। और जो जीवाणु वाले कौन से? एंथ्रेक्स का गला गोटा, फिर लंगड़ा थनेलाने, ये ट्रिक है जीवाणु जनित जो रोग है पशुओं में। यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, तो ये चीज़ क्लियर करके जाना आप। जीवाणु वाला का क्या है कि थनेला का वो एंथ्रेक्स का गला गोटा, फिर लंगड़ा थनेलाने, और यह है वायरस वालों की, खुरपका मुंह पका और पशु मर गया, ये वायरस जनित रोग हो गए। तो ये चीज़ आपको डेफिनेट आनी ही आनी चाहिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो देख लेते हैं, SSP में फॉस्फोरस की मात्रा। SSP में जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसमें फॉस्फोरस की मात्रा, सल्फर की, और SSP जो है सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें सल्फर, फॉस्फोरस और कैल्शियम, तीनों की, इनमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, जो SSP है उसके अंदर जो आपके सल्फर है वो तो पाया जाता है 12%, ठीक है, याद रखोगे। कैल्शियम पाया जाता है 20%, और जो फॉस्फोरस है वो आप बताओगे सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कितना है। तो जो फॉस्फोरस है वो पाया जाता है लगभग 16% के SSP के अंदर। ये चीज़ याद रखना, नोट आउट कर लेना। एक वो ज्वलनशील उर्वरक कौन सा है, वो चीज़ें याद रखोगे, सारा कुछ इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके क्वेश्चन पुटअप होने के। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, यहाँ तक हो गया अपना, क्लास बड़ी हो जाएगी थोड़ी। वरदान किसकी उन्नत किस्म है? वरदान कौन सी? वरदान, वरदान किसकी उन्नत किस्म है? तो वरदान में बता देता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण जो किस्म है ये वरदान, वो बरसीम की है। किसकी है? बरसीम। जो वरदान जो है वो किसकी है? बरसीम की है। आँख में चौक गई मेरे, आज ये फैन चल रहा है ना उस वजह से धूल उड़ रही है। वरदान जो है वो किसकी उन्नत किस्म है? बरसीम की है। नेक्स्ट देखते हैं, परजीवियों का म्यूजियम किसको बोलते हैं? परजीवियों, सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है, जेट में पूछ सकते हैं। परजीवियों का म्यूजियम जो किसको बोलते हैं? परजीवियों का म्यूजियम बोलते हैं अपन भेड़ को बोलते हैं, भेड़ को बोलते हैं। परजीवियों का म्यूजियम जो बोलते हैं भेड़ को बोलते हैं। और भेड़ के जो मांस को क्या बोलते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस जो सारणी को रट के जाना। भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन। अब यहीं पे बता देता हूँ, भेड़ के जो नर को और मादा को क्या बोलते हैं? भेड़ का आ गया तो सारा कुछ देख लेते हैं। तो जो भेड़ का नर होता है उसको तो बोलते हैं रैम, क्या बोलते हैं? रैम। और मादा को क्या बोलते हैं? ईवी। ये चीज़ भी याद रखना। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? बकरी के नर को क्या बोलते हैं? बकडोई जो भी बोलते हैं। भैंस के को क्या बोलते हैं? गाय के समूह को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। उसके मांस को क्या बोलते हैं? बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं? व्हील। वो सारा कुछ, वो जो सारणी है ना, टेम्परेचर वगैरह, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, जो इनकी जो गर्भकाल जो अवधि है, ठीक है, गर्भकाल अवधि है, जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो कितना होता है, 310, 280, वो सारा कुछ याद होना चाहिए कन्फर्म। उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर इनमें आप कंफ्यूज होते हो और ये आपकी गलत होती है ना, तो आप उस भीड़ से बाहर हो जाते हो, कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हो, क्योंकि इतनी सीटें हैं और लगभग 22,000 के लगभग फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। वैसे आप खुद समझदार हो, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी है आई नो, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आना। वरदान जो है बरसीम की किस्म है। भेड़ का देख ही लिया। नेक्स्ट देखते हैं, फल पाक या जो जैम होता है उसमें जो फल का भाग होता है, जैम के अंदर जो
फ्रूट का जो पार्ट है, जो भाग है, फल भाग, वो कितना होना चाहिए या कितना होता है? जैम के अंदर फल भाग कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? लगभग 45%, 45% तक होना चाहिए। अब जैम की बात आ गई तो TSS की भी बात कर लेते हैं। जो TSS होना चाहिए जैम का वो होना चाहिए 68%। ठीक है, कितना होना चाहिए? जैम का TSS 68 होना चाहिए। और अगर बात करें इसकी खटास की या अम्लता की, तो वो इसमें होनी चाहिए जैम में 0.5 से 0.6 तक, ये चीज़ें। अब जेली का भी आप याद कर लेना, दोनों को एक जगह लिखें जब आप पढ़ो ना रफ कॉपी में, या दिमाग में इनको सारी चीज़ों को एक बार रोटेट कर लिया करो कि इसमें फल भाग कितना है, TSS उसका कितना है, इसका कितना है, बेस्ट फ्रूट कौन सा है, उसके लिए कौन सा है, ये सारी चीज़ आप देख लेना। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा और मधु। शुगर बेबी ये जो किसमें है वो किसकी है? शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा और मधु, ये जो किस्में हैं वो किसकी उन्नत किस्में हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है ये। शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा और मधु, तो ये है तरबूज की। किसकी है? तरबूज। अब तरबूज का नाम और कुल तो कुकुरबिटेसी है, ये आपको याद रखना चाहिए तरबूज की। अब तरबूज की बीज दर होती है 3 से 4 kg पर हेक्टेयर, 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा और मधु किसकी है? तरबूज की किस्में हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैं एग्रीकल्चर के तीनों पार्ट से मिक्स आउट करवा रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और जो आपका एनिमल साइंस है, तीनों से। नेक्स्ट देखोगे ज्वार की बीज दर कितनी रखते हैं। जो ज्वार है आपका, उसकी सीड रेट पूछ रहा हूँ, तो सीड रेट 2 होती है। एक तो ज्वार की बीज दर महत्वपूर्ण है, आपको पूछ सकते हैं जेट एग्जाम में, तो मैं बता देता हूँ। ज्वार की बीज दर जो है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, ये तो है दाने के लिए, और लगभग 40 kg पर हेक्टेयर ये है हरे चारे के लिए। 2 चीज़ याद रखोगे ज्वार से। एक चीज़ और बता दूं ज्वार के बारे में कि ज्वार को गरीब की रोटी और मोटे अनाजों का राजा, क्या क्या उपनाम है? गरीब की रोटी, गरीब की रोटी, मोटे अनाजों का राजा और कैमल क्रॉप, ये तीनों ही नाम ज्वार के हैं। और जो HCN है ना, वो भी ज्वार से संबंधित है, जो ज्वार की छोटी अवस्था में पाया जाता है। और जैसे जैसे ज्वार के पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है, सिंचाई करते हैं या उसकी अवस्था बदलती है, तो HCN की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, रतनजोत का वानस्पतिक नाम क्या है? बोटनिकल जो नेम है रतनजोत, जो आपके औषधीय पौधों में वहाँ पे आएगा रतनजोत, तो इसका जो नाम है वो है जेट्रोपा कर्कस। क्या है? जेट्रोपा और कर्कस। जो औषधीय पौधे हैं ना, उनमें आपको मेनली जो 4-5 है उनके बोटनिकल नेम, उनकी फैमिली और उनका, और कुछ नहीं पूछेगा। जो उपयोगी जो भाग है कि जड़ काम में लेते हैं या तना काम में लेते हैं, भूसी काम में लेते हैं, जैसे इसबगोल हो गई, उसकी भूसी जो छिलका होता है दाने के ऊपर, वो काम में लेते हैं। और इसबगोल है प्लांटेगो ओवेटा, जिसमें म्यूसिलेज नाम जो पाया जाता है, और पाचन और पेट के रोगों के लिए अच्छा होता है वो सारी चीज़ें। ऐसे कि सफ़ेद मूसली है, उसको क्या बोलते हैं, उसके कौन सा पार्ट यूज़ लिया जाता है, कौन सा उसमें पाया जाता है, जो रसायन पाया जाता है या औषधीय जो पदार्थ पाए जाते हैं, औषधीय गुण, वो कौन सा में पाया जाता है, जैसे म्यूसिलेज हो गया, कि सेपोनिन हो गया, वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बात कर रहा था रतनजोत की, तो रतनजोत का जो नाम है वो है जेट्रोपा कर्कस। इसको बायोडीजल में काम में लेते हैं। एक भाई ने मेरे को पूछा था कि काला सोना, तो काला सोना रतनजोत को बोल सकते हैं अपन, जो बायोडीजल में काम आता है। काला सोना रतनजोत जेट्रोपा कर्कस। और हरा सोना जो है वो बोलते हैं बांस को, और हरा सोना मिशन या बांस मिशन के नाम से भी आता है, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। इतना पूछ सकते हैं कि काला सोना, तो काला सोना रतनजोत जो जेट्रोपा कर्कस है उसको बोलते हैं। बाकी हरा सोना की बात करें तो हरा सोना किसको बोलते हैं? बांस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बांस को। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, पशु के पेट से गैस निकालने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है? जब पशु का पेट में गैस भर जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं अपन आफरा। आफरा आ जाना, पेट गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, तो उसके लिए अपन कौन सा यंत्र यूज़ करते हैं? तो ट्रोमार कैनुला। कौन सा लेते हैं? ट्रोमार कैनुला, जो ये यंत्र है, इसका प्रयोग करके उसकी गैस को निकाला जाता है, जो कीमे के समान होता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें,
कि गन्ने की जो ब्रिक्स रीडिंग मापते हैं, गन्ने के अंदर जो ब्रिक्स रीडिंग मापते हैं वो किससे मापते हैं, कौन से यंत्र से मापते हैं। तो गन्ने का जो ब्रिक्स रीडिंग मापने का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट्रोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर वो डल साउंड की आवाज़, दोनों गन्नों को भिड़ाते हैं तो धातु मेटल के समान आवाज़ आना, वो सारी क्या है, गन्ने के परिपक्वता की जांच के वो है लक्षण है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा गन्ने की जो ब्रिक्स रीडिंग है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट जो अपना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रूम रैप के नाम से किस खरपतवार को जाना जाता है। ब्रूम रैप, ब्रूम रैप के नाम से कौन से खरपतवार को जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्रूम रैप के नाम से किस खरपतवार को जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, ओरोबैंकी को। किसको, ओरोबैंकी। जो ओरोबैंकी आपका खरपतवार है उसको ब्रूम रैप के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे सत्यानाशी है, सत्यानाशी का नाम भी पूछ लेते हैं कई बार, आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन जो मैक्सिकाना है उसके बीज और जब सरसों के तेल के जो बीज हैं, ठीक है, सरसों का जो तेल है वो दोनों एक जगह मिल जाते हैं तो ड्रॉपसी रोग हो जाता है। कौन सा, ड्रॉपसी। ड्रॉपसी, ड्रॉपसी रोग किससे हो जाता है, जब सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिकाना और जो सरसों है ब्रेसिका स्पीसीज उसके तेल जब एक जगह हो जाते हैं उसका यूज अपन कर लेते हैं तो ड्रॉपसी रोग हो जाता है। ये चीज भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है पॉइंट है वो है गाय में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है। गाय के अंदर जो बच्चा देने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, काल्विंग। कॉल्विंग या काल्विंग। गाय के अंदर जो बच्चा देने की जो प्रक्रिया है, प्रसव की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, काल्विंग कहलाती है। नेक्स्ट चीज बात करें तो गाय का जो मांस है वो क्या कहलाता है, बीफ। गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ। बछड़े का व्हील और गाय का मांस बीफ कहलाता है। भेड़ का मैंने बता दिया मटन, बकरी का बफ जो भी है, तो गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है। और गाय के अंदर जो बच्चा देने की क्रिया है, प्रसव की क्रिया, वो कौन सी है, काल्विंग। नेक्स्ट देखते हैं, फिनाइल का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिनाइल जो है उसका यूज किस में करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड थोड़ा अपना ऐसे ही है पर काम चलाते हैं 29 तक। तो फिनाइल, फिनाइल का यूज काय में करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो आपके पशुशाला जो अध्ययन आप करोगे मैनेजमेंट एग्री जो एनिमल हस्बेंड्री में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो ज्वर रोधी, ठीक है, जो विरेचक है जिनसे दस्त आवर है, उल्टी वाले हैं, वमन रोधी हैं, बुखार वाले हैं जिनको ज्वर रोधी बोलते हैं। जो ये औषधियाँ हैं ना, जिसमें जैसे ज्वर रोधी में कुनेन आ गया, ठीक है, और विरेचक में कौन कौन सा आ गया, मैक्सल्फेट आ गया, अरंडी का तेल आ गया, ये क्या है, दस्तावर है या विरेचक बोलते हैं इनको। तो वो जो उनकी है उनमें एक एक दो दो नाम है कि लाल दवा किस काम आ रही है, फिनाइल किस काम आ रही है, ठीक है, वो उनमें से भी एक क्वेश्चन आता है। बात कर रहे हैं अपन फिनाइल की, तो फिनाइल के मैं आपको दो यूजेस बता देता हूँ कि पशुशाला में जो सफाई हेतु, पशुशाला में सफाई हेतु 1% घोल का यूज करते हैं। दूसरा जो FMD डिजीज है आपका, जो खुरपका मुंह पका रोग है, जब ये हो जाता है पशु के खुर धोने के लिए भी 1% घोल का यूज किया जाता है। फिनाइल का जो FMD डिजीज है, फूट एंड माउथ डिजीज है, उसके जो ग्रसित जो पशु हैं उनके जो खुर हैं, जो पैर है, उनको धोने के लिए भी 1% फिनाइल के घोल का उपयोग किया जाता है। तो वो एक बार चीज़ें, वो जो औषधियाँ हैं ना, वो एक बार आप देख लेना जरूर, जो भी विरेचक, ज्वर रोधी, लाल दवा वगैरह है, सारा कुछ। नेक्स्ट देखते हैं कि दराती के आकार के सींग, दराती के आकार के सींग कौन सी भैंस की नस्ल के हैं, दराती आकार के सींग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको आता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दराती आकार के सींग कौन सी भैंस की नस्ल के पाए जाते हैं। तो दराती आकार के किसकी मुख्य विशेषता है, सूरती के हैं। किसकी है, सूरती। जो सूरती भैंस की नस्ल है उसकी मुख्य विशेषता है कि उसके सींग जो है दराती आकार के पाए जाते हैं। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, गुजरात है। क्या है, गुजरात। और भैंस के मांस को क्या बोलते हैं, यहीं पे बता देता हूँ, बफन। भैंस का मांस बफन, भेड़ का मटन, गाय का बीफ, ठीक है, बफन बोलते हैं। और भैंस के समूह को हेड बोलते हैं, गाय के समूह को भी हेड बोलते हैं। गाय में बच्चे देने की क्रिया को काल्विंग बोलते हैं। इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो, और इनके मांस को क्या बोलते हैं, इनके नर मादा को क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर कितना है, वो तीनों चारों चीज कंफर्म करके ही जाना, अगर क्वेश्चन गलत नहीं करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो, ठीक है।
बाकी इतना हार्ड नहीं आएगा, नॉर्मल चीज़ है, अच्छे से पढ़ के जाना आराम से, ठीक, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि मक्का की हरी पत्तियों से बनाया जा सकता है या अच्छा बनाया जाता है, तो साइलेज, जो साइलेज और है दो हैं, इनमें नमी की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा आप देख के जाओगे, ठीक है। तो साइलेज किससे अच्छा, मक्का की जो हरी पत्तियां हैं, मक्का की जो हरी पत्तियां उनसे साइलेज अच्छा बनाया जाता है। बाकी इसका मैंने बिल्कुल डिटेल्स में जो वीडियो बना रखे ना अच्छे क्वेश्चन के, 4 ऑप्शन समझा के, मतलब 40 क्वेश्चन से आपको 1 से 4 हो रहा है, मतलब लगभग 80-100 क्वेश्चन सोल्व आउट करवाए हैं कि 4 ऑप्शन दिए कि ये लो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, पर जो ए, सी और डी है ये क्या क्या किस किस के आंसर है, ऐसे करके बिल्कुल अच्छे से समझा हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उनका लिंक मैं नीचे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। नेक्स्ट मक्का की बात आती है तो मक्का का मैं बता दूं, मक्का को अनाजों की रानी भी बोलते हैं। मक्का को क्या बोलते हैं, अनाजों की रानी। अनाजों की रानी किसको बोलते हैं, मक्का को। और जो मक्का में प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, जीन। मक्का में पाई जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मक्का की हरी पत्तियों से साइलेज बनाया जाता है, मक्का को अनाजों की रानी बोलते हैं। और मक्का के अंदर जो नर पुष्प हैं उनको टेसल, ठीक है, नर पुष्प जो आते हैं उनको टेसल बोलते हैं, उनको हटाने की क्रिया डिटेसलिंग। और जो मादा पुष्प है उनको सिल्क बोलते हैं, उनके आने की क्रिया सिल्किंग। ये चीज़ भी याद रखना। मक्का प्रोटोगाइनी, सारा कुछ याद रखोगे। C4 प्लांट है। ये नॉर्मल जो चीज़ें है ना आपको आती है वही पूछी जाएगी, कहीं बाहर से या कुछ जो अपवाद है ना वो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अपवाद वगैरह 2-4 साल पहले बहुत ज़्यादा इनका प्रचलन था, वो ही चीज़ें पूछते थे। फिर क्या होता है, वो गलत हो जाता है या फिर कोई कौन सा रीजन लगा के आंसर करता है, फिर उन पे लगते हैं बच्चे रिट लगा देते हैं क्वेश्चन पे, तो जो भी वो एग्ज़ाम भरती है वो अटक जाती है और फालतू केस वगैरह चलते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। तो अच्छे क्वेश्चन ही वो होते हैं, अपवाद की क्या ज़रूरत है, एक्स्ट्रा चीज़ों की क्या ज़रूरत है। जो आपके यूज़फुल चीज़ें हैं ना वो ही इतनी है कि 40 क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछेगा। तो इसलिए कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो अच्छे से याद करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली पेपर आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ करके आना है। बाकी आप पेपर देके घर पहुंचोगे उससे पहले मैं आंसर की अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तोते जैसा मुंह किस बकरी की नस्ल का होता है। तोते जैसा मुंह, तो जो बीटल है उसका तोते जैसा मुंह होता है, याद रखना, तोते जैसा मुंह इसका होता है बीटल का। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हल्लावी, मैं हटा देता हूँ उसको बोर्ड से, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। हल्लावी, खद्रावी, शामरान। हल्लावी, खद्रावी, शामरान, ये किसकी वैरायटीज़ है, जो इम्प्रूव वैरायटीज़ हैं उनमें आती है, उन्नतशील किस्में। तो हल्लावी, खद्रावी और शामरान। एक और है हयानी, ये किसकी है, खजूर की है। ये जो वैरायटीज़ है खजूर की है, किसकी है, खजूर की। और जो खजूर उत्कृष्टा के अंदर आपको सबको पता होगा, संग्रह भोज का जैसलमेर में है खजूर उत्कृष्टा, एक खजूर का बीकानेर में भी है। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं कि हल्लावी, खद्रावी, शामरान किसकी है, खजूर की है। और खजूर का जो नाम है वो क्या है, फिनिक्स जो डेक्टाइलोफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा, ये खजूर का नाम है। और जो खजूर की कौन सी अवस्था, 3 अवस्था होती है तोड़ने की, जो अपने भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन आएगा कि खजूर को भारत में कौन सी अवस्था पे तोड़ा जाता है, तो कौन सी पे, डोका अवस्था पे, डोका अवस्था पे तोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पपीते की बीज दर, जो पपीता है केरी का पपाया, उसकी बीज दर कितनी होगी, 250 से 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, ठीक है, पपीते की बीज दर। एक चीज़ बताऊं, पपीते से पपेन निकाला जाता है, पपीते की जो है को, इनकी जो भी वेराइटीज़ आएगी उसके आगे को लगा हुआ आएगा, ठीक है, तो वो किसकी होगी, पपीते की होगी। और जो पपीता है उसमें एक चीज़ बताऊं आपको, जो कायिक प्रवर्धन होता है वो नहीं होता है, इसमें लैगिंग प्रवर्धन ही होता है, ये चीज़ आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं कि पेडी और रटूनिंग किससे संबंधित है। पेडी और रटूनिंग, पेडी और रटूनिंग, तो ये दोनों चीज़ ही किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। पेडी की क्रिया और जो रटूनिंग है वो दोनों गन्ने से संबंधित है। सेकेरम ऑफिसिनेरम, गन्ना। अब गन्ने के 2 इंस्टीट्यूट है ना, जो SBI, एक तो गन्ना प्रजनन संस्थान, एक गन्ना अनुसंधान संस्थान, दोनों में आपको आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि गन्ना जो है, जो पेडी और रटूनिंग क्या होता है। जब गन्ने को एक बार काट देते हैं, ठीक है, तो दोबारा से जब वो फूट आते हैं नीचे से, कल्ले निकल आते हैं, नहीं, उस चीज़ को बोलते हैं। तो ये दोनों गन्ने से संबंधित है।
नेक्स्ट देखते हैं कि गन्ने में जो अंधी गुड़ाई करते हैं वो कब करते हैं, तो लगाने के लगभग 1 से 2 वीक बाद, मतलब 7 से 14 दिन बाद। गन्ने में जो अंधी गुड़ाई है वो गन्ने से संबंधित है। अंधी गुड़ाई का मतलब क्या है, अपने को कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से गन्ना, जैसे लगा दिया गन्ने को, ठीक है, आँख वाले टुकड़े को ऊपर उसके सोइल आ गई, ठीक है, तो अपने को ये पता नहीं रहता कि यहाँ से अंकुरित होएगा या यहाँ से होएगा, बट अपन उसमें खरपतवार को हटाने के लिए, उस मृदा को थोड़ा हल्का बनाने के लिए करते हैं अंधी गुड़ाई, या उन पे ऊपर माटी चढ़ाने के, इसके बहुत से उद्देश्य हैं। तो उसमें अपने को पता नहीं रहता है, वो अंधी गुड़ाई इसलिए बोलते हैं। और वो किससे संबंधित है, गन्ने से संबंधित है। नेक्स्ट देखोगे, एक चीज़ और बता दूं कि जो पोटास पोषक तत्व है ना, उसको गन्ना मतलब आराम से उसका यूजेस कर लेता है। तो पोटास को क्या बोलते हैं, गन्ने के अंदर आरामदेह खपत, जो लग्जरी जो न्यूट्रिएंट्स है पोटास, किसके लिए, गन्ने के लिए, जिसकी आरामदेह खपत होती है, कोई नुकसानदायक प्रभाव नहीं होता है। पंजाब छुआरा किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब छुआरा। पंजाब छुआरा, जो पंजाब छुआरा वैरायटी है, इम्प्रूव वैरायटी, वो किसकी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो ये किसकी है, टमाटर की है, और अगेती किस्म है, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, जो टमाटर है आपका, टमाटर की वैरायटी है पंजाब छुआरा, अगेती है पंजाब छुआरा। नेक्स्ट देखते हैं पूसा गौरव और पूसा शीतल। पूसा गौरव और पूसा शीतल, ये दोनों भी टमाटर की है। ये यहाँ पे टमाटर की वैरायटी आ गई, तो मैंने बता दिया कि पूसा गौरव, पूसा शीतल और जो पंजाब छुआरा, ये तीनों ही वैरायटी टमाटर की बहुत ही अच्छी और इम्प्रूव वैरायटीज हैं। इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टीजेड टेस्ट किसके लिए किया जाता है। सीड वाले में से अपना कि जो टीजेड टेस्ट किया जाता है, टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है, बीजों की जो जीवन क्षमता है ना, उसके लिए किया जाता है। एक किया जाता है G0 टेस्ट, टीजेड टेस्ट, ठीक है। एक ओज के लिए भी किया जाता है, बीजों की ओज के लिए, G0 या गोडेक्स टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये तो किए जाते हैं बीज की जीवन क्षमता के लिए। एक जो बीजों के अंदर जो पाई जाने वाली अशुद्धता है उसको क्या बोलते हैं, डोकेज, डोकेज बोलते हैं। और वो जो एक है कि प्रमाणित बीज, ठीक है, आधार बीज, उन मदर सीड किसको बोलते हैं, और वो किससे कौन सा बन रहा है, किसान को कौन सा मिल रहा है, टेक कौन सा है, सफ़ेद पे तो कौन सा है, सफ़ेद टेक कौन सा होता है, सफ़ेदार। आधार बीज पे जो होता है सफ़ेद कलर का टेग होता है, ठीक है, कौन सा, सफ़ेद कलर का। वो सारी चीज़ बहुत ईजी चीज़ें हैं। मैं अभी अपन जो क्वेश्चन की बात करते हैं वैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्लास, फिर भी मैं कुछ बता दूंगा आपको नेक्स्ट अभी जस्ट क्लास में। पर अपन क्या बात कर रहे हैं, टीजे टेस्ट के बारे में। यह बीजों की जीवन क्षमता से संबंधित है। वो चीज़ें आप देख के जाओगे, किसान को कौन सा बीज मिल रहा है, सारा मैं बता रहा हूँ। रुको, पहले ये कर लेते हैं जो टॉपिक अपना, जीरे का नाम। तो जीरे का जो बोटेनिकल नेम है ना, वो आपको पता होना चाहिए। एक तिल, तिल की क्या क्या पता होना चाहिए आपको, तिल में तेल की मात्रा, तिल की बीज दर, तिल का नाम, और तिल की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, तिल से पहले जीरे की। तो क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम, ये जीरे का नाम है, क्यूमिनम साइमिनम जीरे का नाम है। जीरे की जो फैमिली है वो कौन सी है, अम्बेलिफेरी, याद रखना, अम्बेलिफेरी। अब बात करूँ जीरे की बीज दर, तो जीरे की जो बीज दर है, सीड रेट है आपकी क्यूमिनम साइमिनम की, वो 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर है। कितनी है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर है। अब ये तो बात हो गई। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है, एक अलसी का नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है, अलसी का नाम जो भी है, लाइनम यूसिडिटम। बात करूँ मैं अगर यहाँ पे तिल की, तिल का नाम है सीसेमम इंडिकम, फैमिली है पेडालिएसी, फैमिली है पेडालिएसी, बीज दर 4 से 5 किलो। प्रताप, टी ऐसे आएगा, वो इसकी बीज, इसकी तिल की किस्में हैं। ये चीज़ याद रखना, तिल की फैमिली, इसको बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, बीज दर वगैरह। सबसे पुरानी तिलहनी फसलों में तिल आता है अपना। यहाँ तक क्या हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन में लगभग जो केसिन प्रोटीन है ना,
कैसीन, वो कितनी पाई जाती है? 80%। एक चीज़ बताऊँ, एनिमल हस्बेंड्री जो है आपकी वो एग्रीकल्चर में भी है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी है, जो 12th का 12वां पार्ट है। तो जेट के सिलेबस में दोनों जगह कवर करता है, एग्रीकल्चर को भी केमिस्ट्री को। अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सोल्व आउट करके आना है तो मैं एक प्लेलिस्ट दूंगा आपको, जेट एग्जाम 2020 के नाम से। आप चैनल का पेज विजिट करना, जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे जेट एग्जाम 2020 विशेष, उसमें एक केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें मैंने पूरी ऑल ओवर 12th की जो बुक है ना वो सोल्व आउट करवाई है। उसमें जो 12वां पार्ट है उसको स्पेशली करवाया क्योंकि वो दोनों जगह कवर कर रहा है। तो वो देख लेना, अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म करके आना है ना राइट, एक बार वो देख लेना। फिर 11th और 12th की केमिस्ट्री की जो मैंने बुक को सोल्व आउट करवा रखा है ना ऑल ओवर बुक को एक ही क्लास में, वो वीडियो जरूर देखना आप। नेक्स्ट, अलसी जो लाइनम यूसीटेटम है उसकी खली में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? अलसी की खली में प्रोटीन 36% पाई जाती है। अब खली की बात आ गई ना, तो खली के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी इडेबल है कौन सी नॉन इडेबल है, खाद्य खलियां और अखाद्य खलियां। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, ठीक है, कुसुम की खली में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 7.2 7.3 सारा कुछ। नेक्स्ट, उपोष्णीय बागवानी संस्थान जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का जो है आपका वो कहाँ पे है? सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का है। उपोष्ण जिसको बोलते हो आप, उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन कि रेटिंग की क्रिया किससे संबंधित है। रेटिंग की क्रिया जो है वो जूट से संबंधित है और 34 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, जो रखते हैं पानी वगैरह टेम्परेचर 34, जूट से संबंधित है रेटिंग। और जो स्केटिंग है, स्केटिंग वो टमाटर से संबंधित है। क्या होता है स्केटिंग? कि टमाटर को जब बेलों से बांधकर लकड़ी के सारे ऊपर चढ़ाया जाता है ना, उसको स्केटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, शून्य भू परिष्करण के जनक, तो शून्य भू परिष्करण के जनक है जेबी ट्रिपलेट। और भू परिष्करण के जनक आप सबको पता ही है, ठीक है, जो आपका भू परिष्करण उसके जनक कौन है? जेंथ्रोटुल। खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है? जेंथ्रोटुल। HHV पुस्तक जेंथ्रोटुल, ये चीजें याद रखना। सरसों में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ इरूसिक अम्ल। सरसों के अंदर पाया जाने वाला विषैला पदार्थ कौन सा है? इरूसिक अम्ल। सोयाबीन में जो है गाइट्रोजन है, मूंगफली में अल्फा टॉक्सिन है। जो मूंगफली में अल्फा टॉक्सिन जो विषैला तत्व है वो कवक से बनता है, ठीक है, एस्परजिलस नाइजीरिया जो कवक है उसकी वजह से। मूंगफली का जो मुख्य रोग है वो टिक्का रोग है। कौन सा है? टिक्का रोग मूंगफली का मुख्य रोग है, जो सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा जो कवक है उसके द्वारा होता है। और जो सफ़ेद लट है ना वो मूंगफली का मुख्य कीट में आता है। सफ़ेद लट है मूंगफली का मुख्य कीट में आती है और मुख्य रोग में टिक्का आता है। और जो मूंगफली से रसायन बनता है जो हानिकारक होता है वो कौन सा आता है? अपना एफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट देखते हैं कि रंगीन फलों को परिरक्षित करते हैं। जो रंगीन फल हैं उनको परिरक्षित जो करते हैं, प्रिजर्वेशन जो करते हैं, किससे करते हैं? सोडियम बेंजोएट से। सोडियम बेंजोएट, रंगीन फलों को परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज लेते हैं। एक चीज इसमें से परीक्षण में से क्वेश्चन आएगा जेम जेली में से, या फिर आएगा कि जैसे तेल द्वारा अचार को परीक्षित किया जा रहा है तो उसमें नमक की मात्रा कितनी ले रही है। चीनी द्वारा कैंडी को किया जाता है तो उसमें कितनी % शर्करा की मात्रा होती है कि वो परिरक्षित हो जाते हैं पदार्थ। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ बताऊँ, तेल को अचार में रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? कि उसके अंदर हवा नहीं घुस सके। तेल की जो परत बन गई, तेल में डूबा हुआ है अचार, तो उसमें क्या है, वायु नहीं जाती है, और नहीं जाती है तो उससे सूक्ष्म जीव जो वगैरह हैं उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और वो अचार खराब नहीं होता है। तो वो किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब टाइम इतना नहीं बचा कि मैं आपको बता सकूँ, सिर्फ मैं आपको ये इतना वो करवा रहा हूँ कंसेंट कि कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वो आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। दिमाग में पन्ने पलटने का टाइम नहीं बचा है दोस्तों, अच्छे से तैयारी होनी चाहिए थी, बट नहीं भी हुई तो अभी डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से अच्छे पेपर करके आना है। दूध में जो वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। कौन सा है? ब्यूटायरोमीटर। अब ज़्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट का और बचा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या जो ऐसे ही बिंदु हैं जो आपको जेट के एग्रीकल्चर के पेपर में मिलने वाले हैं, इतने तो मैंने करवा दिए हैं। वैसे अगर मॉडल पेपर करवाता ना पर्सनली तो मैं 40 ही करवा पाता, 40 क्वेश्चन ही। अभी तक 39 मिनट का हुआ है अपना, लगभग इसको कर लेते हैं अपन 55 के समथिंग। 55 नहीं तो 45 तो कर ही लेते हैं, 5-7 मिनट और मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत आपको।
बायोडायनेमिक खेती जो होती है, जिसको अपन बोलते हैं चंद्रमा की गति पे आधारित खेती, बायोडायनेमिक खेती, बायोडायनेमिक खेती या कृषि पंचांग जो बोलते हैं, उसका जनक कौन है? फादर ऑफ बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर या बायोडायनेमिक जो खेती है उसका जनक कौन है कृषि पंचांग का? रुडोल्फ स्टेनर। कौन है? रुडोल्फ स्टेनर, रुडोल्फ स्टेनर, रुडोल्फ स्टेनर। नेक्स्ट देखते हैं अपन IMD जो है इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं IMD की। तो क्या है? इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय जो मौसम विभाग है आपका, भारतीय मौसम विभाग, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र। कब हुआ था स्थापित? ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो जो ये पुणे महाराष्ट्र में होता है 1875 है। IMD इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया। ये क्या काम करते हैं ये मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह? मौसम, एक चीज मौसम पूर्वानुमान आपने सुना होगा कि पहले से भविष्यवाणी करते हैं। 3 प्रकार की होती है, लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि। जो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है वो अप टू 72 आवर्स होता है, 0 से 3 दिन की अवधि के लिए होता है। और जो सबसे ज़्यादा सक्सेस होने वाला, सफल होने वाला है ना, वो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान ही है, जो सबसे ज़्यादा सफल होता है। जो अपन एवरेज निकालते हैं या पहले भविष्यवाणी करते हैं कि अगले 0 से 3 दिन में क्या होने वाला है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो सफल होने वाला है लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान है, अप टू 72 आवर्स के लिए होता है। और जो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान संस्थान है वो कहाँ पे? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, राजस्थान में मानसून की कौन सी शाखा से मानसून का आगमन होता है? राजस्थान के अंदर जो मानसून की 2 शाखाएं हैं उनसे कौन सी शाखा से आगमन होता है और कहाँ से होता है, कितनी तारीख को होता है? तो कौन सी शाखा से होता है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून उसके द्वारा होता है और बांसवाड़ा से होता है। कहाँ से होता है? बांसवाड़ा से। राजस्थान में जो मानसून की एंट्री होती है बांसवाड़ा से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो ब्रांच है उसके द्वारा होती है। कब होती है? लगभग 15 से 20 जून, या एग्जिट अपन बात करें तो 21 या 26 जून आएगा, 15 से 20 जून के मध्य आता है, बांसवाड़ा से आता है। बरसात की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 575 mm। भारत की कितनी है? 1000। विश्व की कितनी है? सारा पता होना चाहिए। सॉरी, भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 1194। आपको ऑप्शन में 1200 भी मिल सकते हैं, ध्यान रखना। 1200, 1194 नहीं मिले तो 1200। राजस्थान की कितनी है? 575। विश्व की कितनी है? 1000। ये चीज़ याद रखना औसत वार्षिक वर्षा का। नेक्स्ट देखते हैं, मौसम संबंधी घटनाओं का जीवन आधार किसको कहते हैं? जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है उसका जीवन आधार क्षोभ मंडल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्षोभ मंडल को बोलते हैं। क्षोभ मंडल को मौसम संबंधी जितनी भी बादलों का बनना, बिजली कड़कना, धूल के कारण आंधी तूफान जो भी होता है कुछ क्षोभ मंडल में होता है। और क्षोभ मंडल में जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। और जो उसको क्या बोलते हैं? लैप्स रेट, ताप ह्रास दर, वो कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे जैसे क्षोभ मंडल में अपन ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर अपने को टेम्परेचर में कमी मिलेगी। उसको क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। नेक्स्ट देखोगे, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग जो है आपकी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2 और CH4। हरित गृह या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस CO2, CH4 जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये दोनों गैसें ही ग्लोबल वार्मिंग या जो है आपकी हरित गृह प्रभाव उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी है। नेक्स्ट इसमें बात करें अगर कि ओजोन है जो O3, उसको सर्वाधिक नुकसान कौन सी पहुंचाती है? CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रेफ्रिजरेटर और ACU से निकलती है, एयर कंडीशनर से, वो। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें अपन अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है तो SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा कहाँ पे अम्लीय मृदाएं कहाँ पे होती है? जहाँ पे अधिक वर्षात हो जाती है। और अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2। SO2 एक जगह और आएगी कि ईंट भट्ठों से निकलती है, आम में जो ब्लैक टिप रोग हो जाता है ना, वो SO2 और प्रदूषण के कारण, ईंट के भट्ठों के नजदीक होने के कारण हो जाता है। अम्लीय वर्षा SO2 NO2। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान नई दिल्ली में है, सबसे ज्यादा सफल होने वाला। नेक्स्ट, खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? जो खजूर का एक्सीलेंस सेंटर है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है?
एक्सीलेंस सेंटर जैसलमेर में है। और जो आपका जैसलमेर है वो किस में पड़ता है, फर्स्ट सी के अंदर आता है। जो जलवायु खंड है फर्स्ट सी में आता है। कृषि जलवायु खंड सबसे बड़ा है, 7.7 या 77 लाख हेक्टेयर इसका वो है, सबसे बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट सी। तो ऐसे भी आ सकता है कि जो आपका ऊंट अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, कौन से खंड में पड़ता है, घुमा के पूछेगा ना अगर थोड़ा सा, तो ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़बीड़ बीकानेर कौन से खंड में आ गया, फर्स्ट सी में आ गया। फर्स्ट सी में क्यों आ गया, क्योंकि फर्स्ट सी में कौन कौन से आएंगे, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। तो जो अपना ऊंट अनुसंधान संस्थान है जोड़बीड़ बीकानेर में पड़ रहा है, तो फर्स्ट सी के अंदर आ गया। फर्स्ट सी सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है। नेक्स्ट देखते हैं CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क जो उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान है वो भी बीकानेर में है, वो भी फर्स्ट सी में ही आएगा आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा है ये, 7.7 या 77 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान का प्रथम KVK फतेहपुर सीकर, ठीक है, 1976, और भारत का प्रथम KVK पांडिचेरी 1974। ये दोनों चार याद रखोगे। भारत का तो है 1974 जो मोहन सिंह मेहता की सिफारिश से, और जो राजस्थान का 1976 शेखावटी सीकर में है, वो पांडिचेरी में है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना हो गया अपना, थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा नहीं है, कि आइसोहाइट रेखाएं हैं। आइसोहाइट ये कंफ्यूज करने वाला है। आइसोहाइट जो रेखा है वो क्या होती है, तो जो एक समान वर्षा वाले क्षेत्र कि यहाँ पे भी 550 mm हो रही है, 550 mm हो रही है, इन दोनों को जो बीच को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, आइसोहाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोहाइट कहलाती है। बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूजफुल होता है या काम में आता है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने के काम में आता है। बैरो, दा बैरो, ऐसे याद रख लेना, दाब मापने के लिए कौन सा, बैरो, दा बैरो, दा बैरोमीटर। नेक्स्ट एक चीज देखोगे, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। मृदा निर्माण जो सोयल के जो फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं उनमें एक्टिव कौन से, एक्टिव फैक्टर जो सक्रिय कारक वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आता है मृदा निर्माण के सक्रिय कारक है या निम्न में से उदासीन कारक है, सक्रिय कारक नहीं है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा एक बार मिटा लेते हैं, ये लास्ट है, अब की बार बोर्ड बढ़ते ही क्लास खत्म, ठीक है। बहुत इतना, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन कौन से हैं, तो जलवायु और जैवमंडल, जलवायु और जैवमंडल ये तो है सक्रिय कारक, ठीक है। जैवमंडल और जलवायु मृदा निर्माण के सक्रिय कारक है। निष्क्रिय की बात करें अगर, निष्क्रिय कारक जो मृदा निर्माण में कोई प्रभाव नहीं डालते, तो ढलान, कौन सा हो गया, ढलान, जो ढलान है वो निष्क्रिय कारकों के अंदर आता है, पैतृक पदार्थ। उदासीन कारकों की बात करें तो उदासीन कारकों में आएगा समय, टाइम, ये हो गया मृदा निर्माण के कारक। नेक्स्ट सोइल डेंसिटी, तो मृदा का जो ट्रू डेंसिटी होती है ना, मृदा सत्य घनत्व जिसको बोलते हैं, सत्य घनत्व वो कितना होता है, सत्य घनत्व की बात कर रहा हूं मैं। दो चीज होती है इसमें, पहले मैं सत्य घनत्व बता देता हूं, तो ये होता है 2.65, 2.65 ग्राम क्यूब, कितना होता है 2.65। सत्य घनत्व क्यों बोलते हैं इसको, ट्रू डेंसिटी क्यों बोलते हैं, प्रॉपरली बात करें तो इसको पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व, मृदा का कण घनत्व की एक इतनी जगह के अंदर कितनी मृदा आएगी, उसका भार जो होता है ना, सिर्फ मृदा कणों का भार, उसको क्या बोलते हैं, ट्रू डेंसिटी या पार्टिकल डेंसिटी या मृदा कण घनत्व बोलते हैं। और इसको सत्य घनत्व क्यों बोलते हैं, ट्रू डेंसिटी क्यों बोलते हैं, ये चीज़ बता दूं, क्योंकि इसको चेंजेस नहीं किया जा सकता। आप किसी भी प्रकार की क्रिया कर लो, मृदा को कूट लो, पटक लो, ठोक लो, पर इस डिब्बे में अगर 500 ग्राम मृदा आ रही है तो इसको कैसे ही भर लो, कैसे तोड़ लो, मरोड़ लो, 500 ग्राम ही आएगी। इसको चेंजेस नहीं कर सकते। मृदा कण को आप तो कुछ नहीं चेंज कर सकते, कैसी भी पटवास लगा लो, कुछ भी क्रिया कर लो, तो इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सत्य घनत्व, ट्रू डेंसिटी। दूसरा जो होता है बुल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व, वो होता है 1.33, 1.33। इसको परिवर्तित किया जा सकता है खाद डालकर या फिर पटवास लगाकर, हल एरो चलाकर, तो इसको सत्य घनत्व नहीं बोल सकते अपन। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें, काला सोना किसको बोलते हैं, बायोडीजल, जो रतन जोत मैंने बता दिया। हरा सोना बांस को बोलते हैं। मृदा उर्वरता की दृष्टि से सबसे हानिकारक मृदा अपर्दन है। मृदा उर्वरता की दृष्टि से सबसे हानिकारक मृदा अपर्दन कौन सा है, तो जो जल अपर्दन का जो प्रकार है आपका सतह या परत सरण, सीट इरोजन जिसको बोलते हो, इसमें क्या होता है, मृदा की जो ऊपरी परत है संतृप्त होकर मृदा में घुल जाती है और बह के चली जाती है। नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, बट उर्वरता की दृष्टि से जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो है आपके फर्टिलाइजर वगैरह, वो सारे मृदा में बहकर चले जाते हैं पानी की परत में।
तो खेती की दृष्टि से सबसे हानिकारक है, किसान को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसको खेत का कैंसर भी बोलते हैं। किसको? जो परत सरण या सीट इरोजन है, जो जल अपर्दन का एक प्रकार है, जो वाटर आपका इरोजन है उसी के अंदर आता है सीट इरोजन। ये क्या होता है, इसमें संतृप्त होकर मृदा की ऊपरी परत संतृप्त होकर वर्षा जल के साथ बहकर चली जाती है, जिससे अपने को पोषक तत्वों का इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर वायु अपर्दन में, तो वायु अपर्दन का जो सबसे हानिकारक रूप है अपना, वो कौन सा है? वायु अपर्दन का है जो उच्छलन या साल्टेशन जिसको बोलते हैं अपन, उच्छलन या साल्टेशन, जिनमें क्या होता है 0.1 से 0.5 mm के कण उछल के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वो वायु अपर्दन का सबसे हानिकारक रूप कैसा है? क्योंकि वायु अपर्दन से जितनी भी हानि हो रही है ना, उसका लगभग 50 से 75% नुकसान इसी के द्वारा होता है, उच्छलन या साल्टेशन। ये तो होगा वायु। जल अपर्दन की बात करें तो परत सरण या सीट इरोजन, जो कि संतृप्त होकर घुल जाती है, किसान के लिए हानिकारक है, मृदा उर्वरता की दृष्टि से हानिकारक है, पोषक तत्वों का नुकसान होता है। दोनों चीज बता दी मैंने। नेक्स्ट, कौन सी मृदाओं में सुधार के लिए हरी खादों का यूज किया जाता है? लवणीय क्षारीय मृदाओं। जिप्सम का सुधार, जो क्षारीय मृदा सुधारक है जिप्सम का यूज किया जाता है क्षारीय मृदाओं को सुधारक के लिए। इसका जो सूत्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O, ये क्या है? जिप्सम का सूत्र है। ये चीज नोट आउट कर लेना, याद रखना, क्षारीय मृदा सुधारक है जिप्सम, CaSO4.2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब इतना मेरे जो आवश्यक पोषक तत्व है उनमें जो 17वां आवश्यक पोषक तत्व है ना, वो कौन सा था? निकल, Ni। किसने खोजा था? ब्राउन ने खोजा था। कब खोजा था? 1987 में खोजा था। आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत आर्नोन वेस्टआउट ने दिया था 1939 में, 1939। इसका जो पुनः प्रतिपादन किया था 1954 में आर्नोन ने किया था। आवश्यक पोषक तत्व अब जैसे मुख्य जड़ के लिए फॉस्फोरस हो गया, वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन हो गया, जनन क्रियाओं के लिए बोरोन हो गया। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। बाकी इतना कुछ बहुत रहेगा, बाकी क्लासें आप देख लेना। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट जो क्लास है बायोलॉजी की, NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कृषि जीव विज्ञान वाली 11th-12th की, NCERT 11th-12th सारा कुछ मिक्स आउट करके बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड कराऊंगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरे को कमेंट करके बताना, केमिस्ट्री की भी बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।